कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को नमस्ते एंड यारों को सलाम। मैं अमित बंसल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जो कि है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि लैप के ऊपर। एंड हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है, किस किस सिचुएशन में आपको ये लेना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको ये नहीं लेना चाहिए, एंड इसके नफा, इसका नुकसान, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LAP यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है। लोन दैट यू कैन अवेल बाय मॉर्टगेजिंग योर प्रॉपर्टी, दैट इज एक ऐसा लोन जो कि आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के ले सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इनफैक्ट अपने लैंड को गिरवी रख के आप किसी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप इसमें लोन ले सकते हैं। एंड बात करें तो किस किस पर्पस में हमारे को उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कोई LAP ले सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपको लगता है कि आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, तो आप उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए ले सकते हैं। या अगर कोई आपके घर में कोई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, कोई वेडिंग आ रही है आपके घर में, आपको घर में कोई रेनोवेशन करानी है, कोई एक्सटेंशन करवानी है, पढ़ाई करने के लिए आपके घर में कोई जाना चाहता है और आपको लगता है कि मोटा पैसा लगेगा तो आपको उसके लिए चाहिए, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। बात करें तो ये सिक्योर्ड लोन होता है। इसका मतलब इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट, अगर आप लोन नहीं भर पाते हैं, बैंक आपको इसके लिए टाइम देता है। आपके पूरे टेन्योर के बाद बैंक आपको 3 महीने और देता है। अगर इफ इन केस आप इन 3 महीनों में भी लोन नहीं भर पाते हैं तो बैंक इस प्रॉपर्टी को अंडरटेक कर लेता है एंड टेक ओवर करने के बाद बैंक इसको ऑक्शन करता है एंड इससे जितना भी पैसा बैंक का ड्यू होता है वो उसको रिकवर कर लेता है। इसकी जो ओनरशिप होती है वो आप ही के साथ रहती है, यानी कि आप चाहे तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रेंट आउट कर सकते हैं। इफ इन केस यू कांट रीपे द लोन, यानी कि अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप इसको चाहो तो बेच के आप लोन भर भी सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप लोन भरने में सक्षम नहीं है, रीपे करने में सक्षम नहीं है, तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच के भी आप लोन का पैसा पे ऑफ कर सकते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप, अगर आपकी जॉइंट ओनरशिप है तो आप ऑल ओनर नीड्स टू बी को एप्लीकेंट, यानी कि अगर आप एक जॉइंट ओनरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जितने भी आपके ओनर्स होंगे उनको एज अ को एप्लीकेंट आना पड़ेगा। अगर हम लोन साइज की बात करें तो इसमें हम 5 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका टेन्योर होता है वो अप टू 15 to 20 ईयर्स होता है, यानी कि 15 साल तक का तो बैंक प्रोवाइड करते ही हैं, बट कुछ बैंक जो है वो 20 साल तक का भी प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है इसमें वो 1.5 to 2% मोर देन होम लोन होता है, यानी कि अगर आपको होम लोन 7% की ब्याज दर से मिलता है तो जो हमारे को LAP मिलेगा वो एटलीस्ट 8.5% to 9% मिलेगा। तो इसके अंदर एक ये नुकसान होता है, होम लोन थोड़ा सा इससे चीपर होता है। एंड अगर हम बात करें तो इसमें हमारे को बैंक इंसिस्ट कर सकता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर कराएं इन केस ऑफ एनी फायर हजार्ड और एनी नेचुरल कैलेमिटी। अगर कोई भी नुकसान हो तो एटलीस्ट प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हो, तो बैंक जो है श्योरिटी लेके चलना चाहता है। अब हम बात एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बैंक देखता है वो देखता है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, जो कि डिपेंड करती है आपकी एनुअल इनकम पे, प्लस आपके कोई और लोन तो नहीं चल रहे हैं। यानी कि वो देखता है कि अगर सपोज कीजिए आपकी मंथली इनकम 60,000 रुपए की है, तो पहली बात तो बैंक जो है 60,000 रुपए में से वो आपका हमेशा 50% अमाउंट ही EMI के लिए कंसिडर करेगा। एंड उसके अलावा वो ये देखेगा कि आपके ऊपर कोई और लोन तो नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई और लोन है तो उसकी EMI कितनी जा रही है। सपोज कीजिए आपकी 60,000 रुपए की सैलरी है एंड उसके अंदर से आप बैंक उसमें से 50% ही EMI के लिए कंसिडर करता है। सपोज कीजिए बच जाते हैं 30,000 एंड उसमें से आपकी 10,000 रुपए की ऑलरेडी कोई EMI जा रही है, तो आपके सिर्फ 20,000 रुपए बच जाते हैं जो कि आप EMI के तौर पर दे सकते हैं। तो बैंक आपका जो लोन प्रोवाइड करेगा तो उसके अंदर लोन एलिजिबिलिटी होगी वो 20,000 रुपए के हिसाब से ही बनेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका टेक्निकल एंड लीगल ड्यू डिलीजेंस, यानी कि बैंक जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो वो उसका टेक्निकल एंड लीगल ड्यू डिलीजेंस करेगा और उसकी इवैल्यूएशन करवाएगा कि प्रॉपर्टी की असल में वैल्यू क्या है। उस वैल्यू के हिसाब से ही वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो एंड उसकी टाइटल चेक करेगा कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल क्लियर है या नहीं। बाद आ जाता है प्रॉपर्टी वैल्यू। बैंक जो हमारे एलपी डिसाइड करता है प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से ही करता है, और बैंक हमारे को जो एलपी में लोन प्रोवाइड करता है वो
मैक्स टू मैक्स 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है कस्टमर प्रोफाइल, यानी कि वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, यानी कि देखते हैं कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस पर्सन हो, तो इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। देन आ जाता है आपकी ऑक्यूपेशन एंड इनकम स्टेबिलिटी पे, कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो कितनी रेप्यूटेड ऑक्यूपेशन है, एंड आपकी जो इनकम स्टेबिलिटी है वो कितनी स्टेबल है। यानी कि ऐसा तो नहीं कि पिछले महीने कुछ पैसे आए थे, उससे पिछले महीने कुछ पैसे आए थे, एंड जो एवरेज अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में है वो भी वेरी करता है, मतलब लाइक आपके सेविंग अकाउंट में भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर तो आपका अकाउंट स्टेबल है एंड आपकी इनकम स्टेबल है एंड आपकी ऑक्यूपेशन स्टेबल है, तो ये आपको बैंक आसानी से लोन दे देगा। एंड देन आ जाता है एज, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर तो आपकी एज 24 साल से 60 साल के बीच में है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। क्रेडिट स्कोर, यानी कि अगर आपने कोई पहले लोन लिया है तो जरूर आपका एक सिविल स्कोर होगा, एंड सिविल स्कोर 900 के अंदर से यूजुअली डिसाइड होता है। एंड अगर तो आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर वही आपका 750 से कम है तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देन आ जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर तो आपके एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा हैं तो अगेन आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगर तो आपके लायबिलिटीज आपके एसेट से ज्यादा है तो ये आपके अगेंस्ट जा सकता है, एंड देन अगेन आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देन आ जाता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एंड क्या वो आप पे डिपेंडेंट तो नहीं, क्या उनमें से कोई और अर्निंग है या नहीं, कि लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, एंड आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी कम हो जाती है, लोन एलिजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको कम लोन मिलेगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। देन आ जाता है स्पाउसेस इनकम, यानी कि अगर आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड अर्निंग है तो आप उनको को एप्लीकेंट बना के अपना एलिजिबिलिटी बढ़वा सकते हो, आप अपना लोन अमाउंट ज्यादा सेंक्शन करवा सकते हो। तो गाइस ये सब हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि किन किन फैक्टर पे हमारी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है, ये सब फैक्टर डिसाइड करते हैं कि हमारे को कितना लोन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एडिशनल चार्जेस के बारे में, यानी कि किन किन कहाँ पे हमारे को एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे कि एक तो हमारा होता है प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे जो हमें देना पड़ती है वो है 0.5 to 2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी, यानी कि अगर आपका लोन अमाउंट 1 करोड़ रुपए का है तो आपको अंदाजन 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का प्रोसेसिंग फी बैंक मांगता है। इसके अंदर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, अगर आप उनसे नेगोशिएशन करेंगे तो आप लीस्ट प्रोसेसिंग फी के लिए यानी कि 0.5% के लिए उनसे आप फाइट कर सकते हैं और वो जरूर मानेंगे अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल अच्छी है तो। एंड इसके बाद आ जाता है लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस, जिसके लिए कुछ बैंक जो है वो एक लमसम अमाउंट कोट करते हैं जो कि 5 से 10,000 रुपए का होता है। अगेन ये देना जरूरी नहीं होता, अगर आप उनसे नेगोशिएट करते हैं और आप उनको बोलते हैं कि हम सिर्फ प्रोसेसिंग फी देंगे, हम लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस फीस देंगे ही नहीं, तो सामने बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता, तो आप इसके लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस। अगर आप कोई प्री पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपने 15 लाख रुपए का लोन लिया है, आप 2 से 3 लाख रुपए एक मोटी रकम जो है इन द फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको बैंक इसके लिए चार्ज करे। कुछ बैंक इसके लिए चार्ज करते भी हैं। एक होती है हमारी फोरक्लोजर चार्जेस। सपोज कीजिए आपने 15 लाख रुपए का लोन लिया है 10 साल के टेन्योर में, एंड आपके पास 2-3 साल बाद जो है कहीं से पैसे आ जाते हैं, आप चाहते हो लोन को खत्म करना, तो कुछ बैंक हो सकता है आपको इसके लिए चार्ज भी करें। इस पर डिपेंड करता है। अगर तो आप एक इंडिविजुअल बोरोवर हैं एंड आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है तो आपको बैंक कोई चार्ज नहीं कर सकता एंड आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर तो आप एक एंटरप्राइज बोरोवर हैं एंड आप किसी और बैंक से पे करोगे तो हो सकता है कि बैंक आपको 2 से 3% चार्ज करेगा। इन केस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट रेट, अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है तो आपको 2 से 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट देना पड़ेगा फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज एंटरप्राइज बोरोवर्स। हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में डाउट आए कि हम जो प्री पेमेंट भी करेंगे तो हमारे को किस चीज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है ना, अगर तो आप तरीके से लोन का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो उसके अंदर जो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो चार्ज कर रहा है। होम लोन के केस में आपको, अगर आप सोचिए आपने 7% पे लोन लिया है तो 7% के हिसाब से आपको चार्ज कर रहे हैं। एंड अगर तो आपने LAP लिया है
एंड आपने 9% के हिसाब से लोन पे पैसा लिया है तो वो आपको 9% के साथ तो चार्ज कर रहे हैं। बट अगर आप प्री पेमेंट कर देते हो, एक मोटी अमाउंट को प्रीपे कर देते हो, तो उसके अंदर आपको जो चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लगेंगे ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो इस तरीके से आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको जो 5 से 6% का जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो आपको बच जाता है। तो इसमें ये बेनिफिट मिलता है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि आपको देना पड़ेगा। कुछ बैंक में नहीं होता है, कुछ बैंक में होता है एंड वहां पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं LAP के प्रॉस के बारे में, यानी कि क्या फायदे होते हैं इसके। सबसे पहला फायदा है कि चीपर देन पर्सनल लोन होता है। पर्सनल लोन जो होता है वो यूजुअली 14-15% पे मिलता है, हमारे को LAP मिल जाता है हमारे को 10, 11, 12% पे, यानी कि कम से कम 3% सस्ता होता है ये पर्सनल लोन से। एंड बात करें 3% कम होने के साथ साथ इसके अंदर जो हमारा पर्सनल लोन होता है उसकी हमारी जो टेन्योर होता है वो होता है 5 से 7 साल। एंड जो हमारा ये LAP है इसका टेन्योर होता है 10 से 20 साल, यानी कि हमारे को जो हमारी EMI हो जाती है वो हो जाती है कम। EMI कम होने से हमारे को ये बेनिफिट मिलता है, हमारे को मिल जाता है कंफर्ट लेवल, कि हम आसानी से आराम से अपना जो लोन है वो पूरा कर सकते हैं। सेकेंडरी, अब इसमें होता क्या है, जो हमारी आइडियल पड़ी हुई प्रॉपर्टी है हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी हम अनलॉक कर पाते हैं। एंड इसको हम चाहे तो किसी बिजनेस में यूज कर सकते हैं। एंड स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी, हमें कहीं पढ़ाई के लिए लोन चाहिए हो या फिर कहीं पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, घर में कोई ब्याह शादी का फंक्शन आ जाए, एंड उस इमरजेंसी में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस सेंस में ये एक बेटर लोन रहता है, जहाँ पे हम अपनी अनलॉक प्रॉपर्टी, एक आइडियल पड़ी प्रॉपर्टी को अनलॉक करके उसको यूज कर पाते हैं। गाइस, हम बात करते हैं LAP के कॉन्स के बारे में, यानी कि हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर होम लोन हमारे को मिल जाता है 8% के ब्याज दर पे, तो हमारे को LAP मिलता है कम से कम 9.5% के ब्याज दर पे, यानी कि जो LAP है वो हमारे को थोड़ा सा महंगा पड़ता है इन कंपेरिजन टू होम लोन। एंड दूसरी बात यह है कि जो हमारे को LAP मिलता है उसके अंदर हमारे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% ऑफ दी प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन मिलता है। एंड जो हमारे को होम लोन है जहाँ वो हमारे को देता है 90% ऑफ दी प्रॉपर्टी वैल्यू का अमाउंट। ये हमारे को डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जब भी आप LAP लेने जाएं तो सबसे पहले आप कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या फिर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट जो है ऑनलाइन कंपेयर कर लें, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कहाँ पे सबसे कम ब्याज दर पे LAP मिल रहा है। LAP जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली होम लोन जो है आपका हमेशा फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि होम लोन जो है सबसे कम ब्याज दर पे मिलने वाला लोन है, तो हमेशा आपका जो होम लोन है वही फर्स्ट ऑप्शन होनी चाहिए। आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्पाउसेस को अपना को एप्लीकेंट बना के, यानी कि आप अपनी हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को एप्लीकेंट बना के आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना गाइस, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम आती रहे। एंड अगर आप चाहते हो हम किसी और नई वीडियो बात करें तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, तो आप चाहो तो हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं एंड आप अपने लिए कोई ड्रीम होम ढूंढ रहे हैं तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।